आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसकी मॉड्यूल है 45 से लेकर 58 तक, टोटल 14 मॉड्यूल्स हैं। तो वो अपने शॉर्ट हैंडआउट्स पे चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो इसका जो फर्स्ट है वो है बैच प्रोसेसिंग। ये बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स बाय कलेक्टिंग देम इन ए सिंगल बैच। के डिफरेंट जॉब्स हैं, उनको हमने एक बैच के अंदर कलेक्ट कर दिए, देन एग्जीक्यूटिंग देम विदाउट फर्दर इंटरेक्शन विद द यूज़र। हमने एक दफ़ा ही यूज़र से जितनी जॉब्स हमने एग्जीक्यूट करनी थी वो ले ली हैं, कलेक्ट देम इन ए सिंगल बैच, उनको एक बैच के अंदर हमने कलेक्ट कर लिया, देन उनको एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट फर्दर इंटरेक्शन विद यूज़र। जब फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हम करते हैं उन सब जॉब्स की जितनी हमारे पास कलेक्ट हैं एक बैच में, फिर हम दोबारा यूज़र से इंटरेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट की कमांड दे दो प्रिंटर को 5-6 जितनी भी आप एक साथ देना चाहो, फिर एक दफ़ा आपने जब उसको साइन कर दिया तो वो एग्जीक्यूशन चलती रहेगी जब तक प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं होती। वो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, वो अपनी प्रिंटिंग कंप्लीट करेंगे। इसी तरह लेकिन यहाँ पर मेन इशू ये था कि कुछ प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन जॉब्स ऐसी होती हैं जिनको इंटरेक्शन करनी पड़ती है यूज़र से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो फिर बंदा क्या करे, उसके लिए फिर एक इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर न्यू चीज़ डेवलप की जिसे कहते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि जब भी कुछ जॉब कोई भी जॉब एग्जीक्यूट हो रही हो तो उसके दौरान अगर उसको ज़रूरत पड़ती है यूज़र से कुछ चीज़ इनपुट लेने की, तो डायलॉग विद द यूज़र थ्रू रिमोट टर्मिनल, तो रिमोट टर्मिनल के थ्रू यूज़र उसको वो अपनी न्यू कमांड देता है। इस फीचर को जो कहते हैं वो कहते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। देन बेसिक कंसेप्ट हैं कुछ कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था उसके बेसिक कंसेप्ट क्या थे कि OS जिसमें कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम कैसे इसको अपने काम को ईजी बना सकते हैं इसके थ्रू। सो बेसिक सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन विद यूज़र, कि यूज़र के साथ उसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे हम वो पढ़ चुके हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेवलप की गई थी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे कि जो जॉब हमने उसको एक साथ दी हुई है एग्जीक्यूशन के लिए, उसके दौरान अगर कहीं पर कोई ऐसी जॉब होती है जहाँ पर यूज़र की अगेन इनपुट की जरूरत होती है तो वो हम इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग के थ्रू कर सकते थे, जो कि बैच प्रोसेसिंग में पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें ऐड हुई यूज़र के लिए। इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग रिस्पॉन्ड कर सकते थे यूज़र फास्ट टाइम में। प्रिंटिंग रिकॉर्ड्स, वेरियस वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग कैरेक्टर्स आ गए हमारे पास, और एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क अंडर ए डेडलाइन। आप ऐसे समझ सकते हो कोई ऐसे काम होते हैं जो एक टाइम के अंदर ही करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिसाइल लॉन्च की या रेडार्स की बात करें जो कि हमें सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, वो ऐसे टास्क होते हैं जो टाइम के अंदर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलीगल मिसाइल या प्लेन एनीथिंग आ रहा है किसी भी कंट्री में तो उसके रेडार उसको कंट्री को अलर्ट कर देते हैं उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को। लेकिन अगर वो लेट करें, मतलब मिसाइल लैंड हो चुका हो या कुछ भी हादसा हो चुका हो, तो फिर उसके बताने का सिस्टम का या सॉफ्टवेयर को बताने का कि मिसाइल आ रहा है या किस तरह का, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इस किस्म के जो टास्क होते हैं जिनको कुछ हमें टाइम देते हैं कि इस टाइम से आपने पहले ही करना है, तो वो हम डेडलाइन दे देते हैं कंप्यूटर को कि आपने ये काम इस टाइम से पहले करना है। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है कि आप जिस काम को जिसने टाइम के लिए आप उसको असाइन करेंगे वो उस टाइम के अंदर ही आपको परफॉर्म करके दे देगा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के थ्रू। देन आगे इसकी इंटरेक्टिव सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग भी आ जाती है कि ये एक टाइम पर मल्टीपल यूज़र को रिमोट टर्मिनल्स आप यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी सिस्टम, आज के दौर में बहुत सारी ऐसी मशीन आ चुकी हैं जो एक टाइम पर मल्टीपल यूज़र को इंटरटेन कर रही होती हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। मोर देन वन यूज़र एट रिमोट टर्मिनल्स। नेक्स्ट जो है वो है टाइम शेयरिंग। ये सब कंसेप्ट है जो जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था तो उसके अंदर ये कंसेप्ट वो लाना चाह रहे थे और ये लाए गए हैं। अब अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करो तो उसमें सब ये चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइम शेयरिंग ये होता है कि आपके पास एक डिवाइस है अवेलेबल, लेकिन वो मल्टीपल चीज़ों के साथ हम यूज़ करना चाह रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम सच OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम कॉल्ड टाइम शेयरिंग। एक्टिव, रेडी, वेट स्टेट्स, ये स्टेट्स को बताइए जनरली हम ऐसे यूज़ करते हैं, एक्टिव, रेडी, वेटिंग। तो इस प्रॉब्लम के लिए OS बाय डिज़ाइन क्या था कि सर्विस मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम, कि मल्टीपल यूजर को हम एक टाइम के ऊपर सर्विस दे सकें। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर है, अगर वो अभी एक सिस्टम के साथ अटैच है, आप उसको मल्टीपल सिस्टम के साथ नेटवर्किंग करके आप उसको अटैच कर सकते हो और वो मल्टीपल यूज़र को एट द सेम टाइम आपको वो सर्विस दे सकते हैं। देन मल्टीपल प्रोग्रामिंग आएगा, वन में आप इम्प्लीमेंटिंग टाइम शेयरिंग। अब टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंटिंग जो उसकी थी ना वो आती है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, कि जितनी भी टाइम शेयरिंग इम्प्लीमेंटिंग टाइम शेयरिंग है वो मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अचीव करते हैं। देन मल्टी टास्किंग,
प्रोग्रामिंग या इसका टाइम शेयरिंग कहते हैं, उसमें ये होता है कि सिंगल डिवाइस मल्टीपल यूज़र को सेम टाइम पर सर्विस दे रही होती है। और मल्टीटास्किंग क्या होती है कि यूज़र वन ही होते हैं लेकिन वो सेवरल टास्क एक साथ वो एग्जीक्यूट कर होता है, वन यूज़र एक्सिक्यूटिंग सेवरल टास्क सिमल्टेनियसली, कि सेम टाइम पर सेम यूज़र मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये भी जो कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट में आया था। आप देख सकते हो टुडे मल्टी प्रोग्रामिंग इज यूज इन सिंगल यूज़र एंड मल्टीपल यूज़र्स। तो आजकल मल्टीटास्किंग बहुत पॉपुलर है। इवन आपको भी सिस्टम लेते हो, लैपटॉप लेते हो या इवन मोबाइल भी लेते हो, तो आप देखते हो कि वो कितनी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वो कितनी ऐप्स और सॉफ्टवेयर एक टाइम पे चला सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन के, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के हैं। यहाँ पर उसकी गो थ्रू करवाया गया, डीप इंट्रोडक्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशल किसी एप्लीकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस है, या फिर आपको गेमिंग करते हो, कोई कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा POS है, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर होते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं क्लाइंट्स के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सिस्टम चलाने के लिए बेसिक नीड होती है, जिसके अंदर आप एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है OS, और दूसरी यूटिलिटी भी जो होते हैं सॉफ्टवेयर वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। फिर OS की फिर आगे टू टाइप्स हैं, वन इज यूजर इंटरफेस, सेकंड इज कर्नल। तो यूजर इंटरफेस होता है जो आपको यूजर को शो हो रहे होते हैं जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं, और इसके अंदर ये सरफेस पे काम करता है यूजर इंटरफेस, क्योंकि यूज़र को चीज़ें जितनी इजीली समझ दिखाई जाएंगी उतनी इजीली वो एक्ट कर पाएगा। तो यूज़र को जो चीज़ दिखानी है और उससे वो एक्शन लेने हैं उसके लिए यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, वो बैक एंड आप कह सकते हो वहाँ पे करना यूज़ होती है। फिर कंपोनेंट्स आ जाते हैं OS के। यहाँ पर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर पे काम स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये भी OS के होंगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम कवर करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड करेंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर इसका पहला कंपोनेंट यहाँ पे उन्होंने यूज़र इंटरफेस ही बताया गया है, दूसरा कर्नल ही बताया है। यहाँ पे जो मैंने बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र इंटरफेस आता है और कर्नल आती है। सो यूज़र इंटरफेस में इन्होंने बताया गया इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्शन रिक्वेस्टेड बाय कंप्यूटर यूजर्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एबल टू कम्युनिकेट विद दोज यूजर। एक यूज़र इंटरफेस का मेन मकसद ये होता है कि हमने अगर यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है, उससे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो हमारा इंटरफेस ऐसा हो जाए कि यूज़र कम्युनिकेट कर सके। तो द पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल दिस कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होती है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान, उस कम्युनिकेशन को जो हैंडल करता है वो होता है यूज़र इंटरफेस, वो पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये फुल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके अंदर हैंडल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, इसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। ओल्डर जो पुराना यूज़र इंटरफेस होता था उसे हम शेल्स कहते थे। सो नेक्स्ट अब आते हैं कर्नल पे। ये इन कंट्रास्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस, ये यूजर इंटरफेस के कंट्रास्ट में द इंटरनल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द कर्नल। ये इंटरनल पार्ट होती है जो कि मतलब यूजर डायरेक्टली सीन नहीं करता या ऑपरेट नहीं करता। इसके फिर आगे और बेसिक फंक्शंस हैं कुछ रिक्वायर्ड है। फाइल मैनेजर जिसके अंदर हम अपनी फाइल हैंडलिंग करते हैं, हम अपने फोल्डर्स बनाते हैं, ड्राइव्स बनाते हैं, उनके अंदर अपनी हम चीज़ें कैटेगराइज करते हैं कि हमने इस फोल्डर के अंदर ये चीज़ रखनी है। तो ये सारा फाइल मैनेजर के अंदर आता है जो कि एक बेसिक फंक्शन है कर्नल का। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स, कि हम अगर कोई डिवाइस अटैच कर रहे हैं या जो उसके अलग डिवाइस अंदर अटैच हैं कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर एक्सेट्रा, यहाँ पे उनकी बताया भी गया है, उनके साथ कम्युनिकेशन जो होती है उसके लिए हम डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। ये भी एक बेसिक फंक्शन है कर्नल का। नेक्स्ट जो है इसका अनदर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज मेमोरी मैनेजर, कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसके अंदर किस टाइम पे हमने कौन से प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी है, किस सॉफ्टवेयर को कितना टाइम में मेमोरी देनी है, वो जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट होगी वो भी मेमोरी मैनेजर हैंडल करता है, जो कि कर्नल के अंडर आता है। मतलब कर्नल का एक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है। ये भी जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये कर्नल के बेसिक फंक्शन हैं। फिर इसके दो और हैं, शेड्यूलर एंड डिस्पैचर, ये हम आगे पढ़ेंगे इनकी डिटेल्स। शेड्यूलर कैसे काम करता है, डिस्पैचर कैसे काम करता है। आगे अब बात आती है प्रोसेस ऑफ बूटिंग। तो सबसे मेन बात ये आती है कि जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके दो मेन है, यूज़र इंटरफेस और कर्नल। यूज़र इंटरफेस में जो चीज़ें शो की जाती हैं कि हमने ऐसे इनको परफॉर्म करने हैं, वो यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र को शो करवाया जाता है और उससे कम्युनिकेशन होती है यूज़र और कंप्यूटर की। वो जो बैक एंड पे सारा काम हो रहा होता है, या जो बाकी जो जितने भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक फंक्शन है फाइल मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी मैनेजर, शेड्यूलर, उसके अलावा डिस्पैचर, ये कर्नल के अंदर आते हैं। लेकिन मेन बात ये आती है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके अंदर ये जो यूज़र इंटरफेस और कर्नल और उसके बेसिक फंक्शन है, ये कैसे बूट होते हैं, ये कैसे लोड होते हैं मेमोरी के अंदर। ये बाकी सारी मैनेजमेंट तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम मेमोरी के अंदर कैसे आता है। तो ये हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ बूटिंग। We have seen that an operating system provides the software required by the other software unit
ऑपरेटिंग सिस्टम गेट स्टार्टेड, लेकिन मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होगा। दिस इज द कंप्लीट थ्रू ए प्रोसीजर नोन एज बूट स्ट्रैपिंग, कि जिस प्रोसीजर के दौरान हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसी को हम बूटिंग भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फुल नेम इसका बूट स्ट्रैपिंग। ये कैसे होता है, दैट इज परफॉर्म बाय कंप्यूटर ईच टाइम इट इज टर्न ऑन, कि ये तब परफॉर्म होता है जब सिस्टम आप ऑन करते हो। जब आपने कंप्यूटर ऑन किया है तो ये बूटिंग का ऑपरेशन उस टाइम परफॉर्म होता है। इट इज दिस प्रोसीजर ट्रांसफर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम मैश स्टोरेज। हमारी जो मैश स्टोरेज होती है आपको पता है वो नॉन वोलेटाइल है, वहाँ पे जो चीज़ें सेव होती हैं वो परमानेंट सेव होती हैं, वेयर इट इज स्टोर्ड परमानेंटली। यही बात यहाँ पे बताई है कि ये परमानेंट स्टोर होती है मैश स्टोरेज पे, क्योंकि मैश स्टोरेज ये नॉन वोलेटाइल है। मेन मेमोरी जो होती है ये वोलेटाइल होती है। जब आपका सिस्टम टर्न ऑफ होगा तो ये डेटा सारा लॉस हो जाता है यहाँ से। तो मैश स्टोरेज जो परमानेंट हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, वहाँ से जो होता है ट्रांसफर द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम मैश स्टोरेज, तो वहाँ से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जितने भी डेटा फेच करते हैं इनटू मेन मेमोरी, उसको फिर मेन मेमोरी भी लेकर आते हैं, वेयर इनिशियली एम्प्टी व्हेन द मशीन इज टर्न ऑफ। यहाँ बताइए कि जब आप सिस्टम या कंप्यूटर ऑन करते हो उस टाइम जो ये फंक्शन परफॉर्म होता है बूटिंग, इसका बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हो। इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपकी मैश स्टोरेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है उसको आप फेच करके उठा के मेन मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं, और स्टार्ट में मेन मेमोरी एम्प्टी होती है, बिल्कुल खाली होती है, उस पर कोई प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फेचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम मैश स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी। आप सिंपली ये डेफिनेशन भी रख सकते हो। सो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया मेन मेमोरी के अंदर, तो अब सब जितने भी फंक्शन होंगे वो हम परफॉर्म करेंगे थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट आता है प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ये बताया गया प्रोग्राम क्या और प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस के इनके क्या डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्रोग्राम एंड द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम सिंपल वर्ड में प्रोग्राम कहते हैं। द एक्टिविटी एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना उसको प्रोसेस कहते हैं, ये प्रोसेसिंग भी आप कहते हैं नॉर्मल में। और जो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन खुद होती हैं वो होती है प्रोग्राम, और उनकी एग्जीक्यूशन होती है वो होती है प्रोसेस। सिंपल वर्ड में आप ये इन दोनों का डिफरेंस याद रख सकते हो। आगे स्टैटिक डायनामिक एक्टिविटी। प्रोसेस क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस, जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ सिंपल वर्ड में कि एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, या आप कह सकते हो एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है। अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज प्रोसेस। Associated with the process is the current status of the activity called the process state, के जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। करंट स्टेट जो होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेस स्टेट, कि ये प्रोसेस जो हमारा चल रहा है इसकी कौन सी स्टेट है। इसके फिर आगे कुछ स्टेट भी बताई हुई है। द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, वैल्यू इन द अदर सीपीयू रजिस्टर्स के, उसकी सीपीयू के अदर रजिस्टर उसकी वैल्यूज, वैल्यू इन द एसोसिएटेड मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स के अंदर भी उनकी वैल्यूज असाइन होंगी। स्नैपशॉट ऑफ द मशीन एट पर्टिकुलर टाइम। सर व्हाट इज द स्नैपशॉट, उस टाइम पे मशीन का क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पे जब वो प्रोसेसिंग चल रही होती है। ये कुछ स्टेट हैं प्रोसेसिंग के दौरान जो होती हैं। The task associated with the coordinating the execution of process handled by the scheduler and the dispatcher within the operating system kernel। तो ऊपर हमें पढ़ा था शेड्यूलर और डिस्पैचर का, यहाँ पर उसकी थोड़ी डिटेल है कि टास्क जो एसोसिएटेड विद कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, वो टास्क जो कोऑर्डिनेट करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस वो हैंडल किए जाते हैं बाई शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। शेड्यूलर बेसिकली शेड्यूल करता है कि किसके बाद कौन सा परफॉर्म हमने करना है ऑपरेशन, और डिस्पैचर उसको डिस्पैच करके मूव करते हैं वन एग्जीक्यूशन टू सेकंड एग्जीक्यूशन एंड सो ऑन। टू ट्रैक ऑल the process the scheduler maintain a block of information in the main memory called the process table। तो शेड्यूलर क्या करता है, मेन मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस टेबल बनाता है जिसके अंदर मेंटेन करता है ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वो एक क्या करते हैं मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस टेबल मेंटेन करेगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव करेगा। देन द डिस्पैचर इज द कंपोनेंट ऑफ कर्नल दैट ओवरसीज द एग्जीक्यूशन ऑफ शेड्यूलर प्रोसेस, के शेड्यूलर जो मैनेजमेंट कर रहा है, शेड्यूलर जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वन बाई वन उसको ओवरसीज करता है, उसको देखता है कि वो सही से हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं हो रहा, कोई एरर समथिंग, वो काम डिस्पैचर करते हैं। आप कह सकते हो कि जैसे एक नीचे टीम होती है वो काम कर रही है, मैनेजर होता है, मैनेजर काम सिर्फ ये देखना होता है कि टीम सही से काम कर रही है कि नहीं। तो डिस्पैचर का ये काम है कि शेड्यूलर सही से काम उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है नहीं। द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस स्विच। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं, उसको चेंज करते हैं वन टू अनदर। पहले हम एक प्रोग्राम रन कर रहे थे, एग्जीक्यूशन उसकी कंटिन्यू थी, जब वो कंप्लीट हुई हम दूसरे पे गए, इसको प्रोसेस स्विच कहते हैं। कि आप एक प्रोसेस जब कंप्लीट होता है आप स्विच करते हैं दूसरे पे, कंप्लीट हो या अनकम्प्लीट हो, जब भी आप स्विच करोगे तो उसको प्रोसेस स्विच कहते हैं। कंटेक्स्ट स्विच भी आप इसे नॉर्मली कहते हैं।
सो नेक्स्ट है डेडलॉक, अनदर प्रॉब्लम दैट इट कैन अराइज ड्यूरिंग द रिसोर्स एलोकेशन इज डेडलॉक। तो हम रिसोर्स एलोकेशन कर रहे होते हैं उसके दौरान हमें एक प्रॉब्लम आती है डेडलॉक। ये कब आती है? जब दो प्रोसेस ब्लॉक होते हैं फ्रॉम प्रोग्रेसिंग बिकॉज, क्योंकि ईच वेटिंग फॉर रिसोर्स दैट इज एलोकेटेड टू अदर। कि ये प्रॉब्लम तब आती है कि दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो वेटिंग होते हैं उस रिसोर्स के लिए जो दूसरे ने एलोकेट किया होता है। एक बंदे को एक टाइम में प्रिंटर चाहिए, दूसरे को स्कैनर चाहिए, तो जिस बंदे को प्रिंटर चाहिए वो दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है और जिस बंदे को स्कैनर चाहिए वो दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है। तो अगर इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम आती है वो उसे हम कहते हैं डेडलॉक। कि दो प्रोसेस हैं वो ब्लॉक्ड है फ्रॉम प्रोसेसिंग बिकॉज ईच वेटिंग फॉर रिसोर्स दैट एलोकेटेड टू अदर। दो प्रोसेस ब्लॉक इस वजह से हैं कि दोनों को जो रिसोर्स चाहिए वो दूसरे प्रोसेसेस ने एलोकेट की हुई है, मतलब उनके यूज़ में। सो आगे बातें हैं कुछ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटीज आती हैं, तो अटैक्स होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। तो यहाँ पर कुछ अटैक्स की बात की गई है उसकी यहाँ कैसे आप उनसे सेव हो सकते हो उसकी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। एन इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सनल। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन काम पर्पस ये भी होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन, कि जो पर्सन अथराइज नहीं है उसको वो एक्सेस नहीं देता। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे डेटाबेसेस होते हैं, कुछ हमारी ऐसी ड्राइव्स होती हैं जो कुछ पर्सन के एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम ये होता है कि वो उनको उन चीज़ों के एक्सेस नहीं देता, उन चीज़ों के एक्सेस वो सिर्फ उनको देता है जिनके पास एक्सेस होती है। अब आगे बताया गया कि अकाउंट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय ए पर्सन नोन एज सुपर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो सुपर यूज़र भी कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हो, इनके पास स्पेशल टाइप के लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड आईडीज़, तो उनके थ्रू ये लॉगिन करते हैं और सिर्फ ये पर्सन होते हैं जो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो सुपर यूज़र या सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी किसी पर्सन को वो चीज़ एक्सेस नहीं करने देता। दिस पर्सन गेन हाईली प्रिविलेज एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग हिम और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूजली बाय नेम पासवर्ड ड्यूरिंग द लॉगिन प्रोसीजर। वही बात यहाँ पे बताई गई जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो पर्सन होते हैं सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर गेन हाईली प्रिविलेज, इनको प्रिविलेज मिल जाते हैं कि अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं ज़्यादा बाकियों से। कैसे? अपनी इनके पास यूज़र आईडीज होती हैं, पासवर्ड होते हैं और इनके नेम्स होते हैं, उनके को यूज़ करके ये लॉगिन करते हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक्सेस दे देते हैं वो चीज़ें जो आम बंदे की एक्सेस में नहीं होती। तो यहाँ पर बताया गया किसी व्यू के को डिज़ाइन किया गया है दो लेवल पर प्रिंट करने के लिए, एक है प्रिविलेज मोड, एक है नॉन प्रिविलेज मोड। जो प्रिविलेज मोड होगा उसमें सब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन द इट्स मशीन लैंग्वेज। लेकिन जब नॉन प्रिविलेज मोड होगा तो वहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल इंस्ट्रक्शन, मतलब लिमिटेड इंस्ट्रक्शन होंगी जो एग्जीक्यूट होंगी। तो वो जो लिमिटेड इंस्ट्रक्शन होगी अवेलेबल होंगी प्रिविलेज मोड के अंदर, इसको हम कहते हैं प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस।